हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइव प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 5 के अंदर। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ये जो छोटे मोटे तुच्छ से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, जाइए जाके वो लेक्चर देख के आइए। और जिसने वो लेक्चर देख लिया है, शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो यार देखो, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तुम जानते हो इस न्यूट्रिशन का कलर चेंज कर लूँ, रेड के ऊपर रेड कैसे दिखाई देगा। तुम जानते हो इस न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। इस न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो उसको वो चीज ढूंढना पड़ेगी जिससे उसको एनर्जी मिलेगी। हाँ मेरी जान, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी क्या करती है, कोशिश करती है आसपास से उस जगह को, उस चीज़ को ढूंढे जिससे उसको एनर्जी मिलेगी। और उसी जो भी चीज़ है जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और उन्हीं चीज़ को बॉडी में लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। 3 लेक्चर से हम लोग यही कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये देखते हुए आ रहे हैं कि ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होता है, जिसमें हमें एंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की जरूरत होती है, वो होता है ग्लूकोज C6H12O6, जो अल्टीमेटली हमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमने प्लांट्स के अंदर देख लिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देख लिया, छोटे मोटे जो एनिमल्स, छोटे मोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तुच्छ मुच्छ, उनके अंदर देख लिया। अब बचे हम लोग, सबका पढ़ लिया, अब हमें खुद का पढ़ना चाहिए। और आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर करते हैं। उनके अंदर ये C6H12O6 कहाँ से आता है, जिनसे उनको एनर्जी मिलनी है। अब तुम्हें जानते होगे, हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर के अंदर, कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी और का न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, मतलब खुद के जो वो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद नहीं बना सकते। जैसे प्लांट है, प्लांट ने तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले ली और खुद का न्यूट्रिशन बना लिया, अपने अंदर C6H12 ले आया, वो अपने अंदर खाना बना सकता है। लेकिन ये जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म खुद का खाना नहीं बना सकते, इन्हें किसी और की नीड होती है खाने के लिए। प्लांट ने अपने अंदर ग्लूकोज बनाया, मैं प्लांट को उठा के ले आऊंगा खाने के लिए। या कोई ऐसा हो सकता है कि उस प्लांट को किसी एनिमल ने खा लिया, कोई जानवर ने आके खा लिया, गोट ने खा लिया या हेन ने खा लिया, तो वो जो ग्लूकोज था प्लांट का वो उसके अंदर आ गया, गोट और हेन के अंदर, और अब मैं गोट और हेन को उठा के ले आऊंगा, आजा बेटा आज तुझे खाऊंगा। तो हम लोग क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और पे निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। तो यार इसी कहानी के साथ हमें देखना है कि पूरे आज की वीडियो में हमें पता लग जाएगा कि ये जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जिस चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है वो हमारी बॉडी के अंदर बनती कैसे है, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बनता कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार हमारी बॉडी के अंदर ना होते हैं केमिकल्स। हम तो अभी खाने के बारे में बात कर रहे हैं ना कि एनर्जी का सोर्स कहाँ से आता है, केमिकल कहाँ से आ गए। तो केमिकल की यार ज़रूरत है, थोड़े यार सब्र रखो। तो देखो यार, अब हमारी बॉडी के अंदर ना ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले मेन बात पे आते हैं, बिना मजाक के, कोई मजाक नहीं करेगा आपसे। तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं। कोई भी ग्लैंड्स मतलब टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर ना क्या सीक्रेट करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं। अब ये केमिकल 2 तरीके हो सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर केमिकल 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं हार्मोन्स और एक होते हैं एंजाइम। नाम तुमने दोनों का सुना होगा, 9th क्लास में था। इसकी ज़रूरत है आगे वाले कंसेप्ट में, इसलिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो ऐसे मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी। और मतलब जो भी केमिकल्स हमारी बॉडी ग्रोथ के अंदर काम आते हैं ना, जो कोई भी केमिकल हमारी बॉडी ग्रोथ के अंदर काम आ रहा है, वो केमिकल होते हैं हार्मोन्स। अ सब्सटेंस इन योर बॉडी दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम कोई सा भी अगर कोई केमिकल कर रहा है तो वो केमिकल क्या होगा, वो केमिकल हमारा हार्मोन होगा। जैसे कोई हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है, टेस्टिस सेक्रेट करते हैं। और काम क्या होता है, बॉयज के अंदर प्यूबर्टिक चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, विकास होता है ना। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स कोई भी ऐसा केमिकल जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में काम आता है। वैसे हमें इतना डीप में पढ़ना नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत अच्छे से।
तब तक के लिए इसको लात मारते हैं। अपने इस चैप्टर के कंसेप्ट पे आते हैं। कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको सेक्रेट तो कोई ना कोई ग्लैंड ही करता है, लेकिन वो केमिकल का काम क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना, हमने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करना। अब तुम कहोगे क्या बात यार, हमने न्यूट्रिएंट्स खाए, C6H12 खाया, प्लांट्स ने C6H12 बनाया था, हम लोग वो खा गए, सीधा सीधा बॉडी में आ गया। डाइजेशन की क्या जरूरत पड़ रही है, क्या नीड है? तो पहले एंजाइम समझते हैं, फिर तो मैं बताऊंगा कि डाइजेशन की नीड क्या पड़ती है। तो एंजाइम्स कोई भी ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। ये कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 जिन पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो कैटलिस्ट का मतलब मैं बता देता हूँ। कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का मेरा मतलब क्या है कि जैसे मान लो खाना मैंने खाया, अब वो खाना डाइजेस्ट होना तो 2 दिन में, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर क्या होंगे, कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जो उस खाने को जल्दी डाइजेस्ट कर देंगे। होना चाहिए था 2 दिन में, हो गया 6 घंटे में। क्या हुआ है, मेरे रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया, मेरे जो खाना है उसके डाइजेस्ट होने का रेट फास्ट हो गया। रेट फास्ट होने का मतलब होता है कि जितने टाइम में वो पहले हो रहा था अब उससे कम टाइम में हो रहा है। जब भी कभी रेट की बात आ जाए ना, रेट का मतलब होता है टाइम। रेट ज़्यादा हो रहा है मतलब किसी भी रिएक्शन का अगर रेट ज़्यादा हो रहा है यानी कि उस रिएक्शन को होने में टाइम कम लग रहा है, वो फास्टर हो रहा है। रेट मतलब फास्ट, मतलब कितनी कम टाइम में वो रिएक्शन हो रहा है। तो जो भी कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। और एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ऐसे बायोलॉजी के अंदर सब्सटेंसेस जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होने चाहिए 2 दिन 3 दिन में, लेकिन इनकी वजह से डाइजेस्ट हो जाते हैं 6 घंटे में। ठीक है, कितने काम के होते हैं। अब ये अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, तुम्हें पता है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर मान लो पापा जाते हैं ऑफिस, छोटा भाई जाता है स्कूल। पापा जाते हैं ऑफिस और छोटा भाई जाता है स्कूल। मम्मी छोटे भाई को पैक करके देती है वो छोटा बीम वाले लंच बॉक्स में, और पापा को देती है वो लोहे के डब्बे में जो प्रॉपर टिफिन होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पापा को भी छोटे बीम के डब्बे में पैक करके दे दिया जाए? कुछ कुछ फैमिलीज में हो सकता है जो अच्छी मॉडर्न फैमिली हो, जिनको इनसे फ़र्क ना पड़ता हो, या जो बहुत ओपन माइंडेड हो। लेकिन 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 पापा को उस छोटे बीम के डब्बे में खाना नहीं दे सकते। पापा का डब्बा अलग है, खाना तो दोनों के अंदर ही सेम है, पर देना दोनों बच्चों मतलब एक बच्चे को और पापा को अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यार उनकी अलग टेंडेंसी है उस खाने को ले जाने की। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जब भी कोई प्लांट अपने अंदर C6H12O6 बनाता है तो उसको अपनी लीव्स के हिसाब से ढाल के अपने अंदर रखता है। जब भी मैं किसी लीव को खाऊंगा ना तो मुझे उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं मिलेगा। मेरे को वो C6H12O6 मिलेगा जो उसने अपने अंदर रख रखा था, अपनी फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म के अंदर रख रखा था। मेरे को ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, जिस फॉर्म में प्लांट के लिए सूटेबल था उस फॉर्म में मेरे को वो ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन 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 ये होता क्या है, मेरे को डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं मिलता। जब भी मैं कोई चीज़ खाता हूँ ना तो मुझे 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड लेक्चर में पढ़े थे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो विटामिन और मिनरल्स है ना हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम नहीं करते। एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो हम भी जब भी कोई खाना खाते हैं ना हमें ये 3 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर एक कहानी में और ट्विस्ट है। विटामिन और मिनरल को तो गोली मारो है ना, हमें तो चाहिए नहीं, हमारी बॉडी को भी एनर्जी की जरूरत नहीं। और हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, चाहे कुछ करना पड़े उसके लिए। अभी वो न्यूट्रिशन कर रही है, खाने अपने बॉडी के अंदर ला रही है, फिर उससे एनर्जी बनाएगी, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। सारे लाइफ प्रोसेसेस हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें पढ़ना है कि वो एनर्जी का सोर्स हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से रहा है। तो चलो यार मैंने खाना खा लिया, मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आ गए, लेकिन ना बॉडी तो खा लेगी, लेकिन मेरे ना जो ब्लड है जिसके अंदर सेल्स है उसको ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स पसंद नहीं है। अब होता है यार, किसी की वाइब मैच होती है, किसी की वाइब मैच नहीं होती। तुम्हारी नहीं होती होगी किसी के साथ, मेरी नहीं होती किसी के साथ, तो किसी की वाइब मैच हो जाती है, किसी की वाइब मैच नहीं होती। ऐसे ही ना ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की वाइब मैच नहीं होती ब्लड के साथ। अच्छा नहीं लगता इनको ब्लड के साथ। कहते हैं यार मतलब मेरे ब्लड को ये अच्छा नहीं लगता, यार मैं नहीं ले रहा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, छी इनको लूँगा अपने अंदर, इतना लो लेवल थोड़ी है मेरा। इसको क्या चाहिए होता है, मेरे ब्लड को चाहिए होता है इनकी सिंपल फॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसकी सिंपल फॉर्म होती है
प्रोटीन कन्वर्ट होकर बनता है अमीनो एसिड। तुम्हारा नीचे लिख रखा है, अभी पूरा बताऊंगा। सिंपल फॉर्म अभी कैसे होती है वो भी बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है शुगर में, और फैट्स कन्वर्ट होता है फैटी एसिड के अंदर। प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के अंदर, और फैटी एसिड के अंदर। और ये जो तीन चीजें हैं ना, ये मेरे ब्लड को बहुत पसंद है भाई। अब ये ब्लड क्या करेगा, मेरे को ये ब्लड ले लेगा और ये तीनों की तीनों चीजें मिलकर मेरी बॉडी के अंदर क्या बना देती है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, जो मेरी बॉडी को चाहिए किसके लिए, एनर्जी के लिए। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, तुमने देखा यहाँ पे प्रोटीन अमीनो एसिड बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बन रहा है, फैट्स फैटी एसिड बन रहा है। ये कैसे होता है, ये सब होता है एंजाइम्स की वजह से। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो एंजाइम्स की बॉडी के अंदर नीड क्या है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे ब्लड को पसंद नहीं है, हमारे ब्लड को चाहिए उनकी सिंपल फॉर्म। तो ये एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब समझ में आया डाइजेशन की नीड क्या है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि यार हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है चीजें रखने की। प्लांट्स उस ग्लूकोज को किसी और तरीके से रखते होंगे, हमारी बॉडी किसी और तरीके से रखती है। हमारी बॉडी को नहीं पसंद कि वो ग्लूकोज जैसे प्लांट ही बॉडी में रहता था वैसे ही हमारी बॉडी में भी रहे, नहीं, हमारे ब्लड को चाहिए अच्छी फॉर्म, उसकी सिंपल फॉर्म। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये बात क्लियर होगी। तो एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। कैटलिस्ट का भी मतलब समझ गया, कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को फास्ट करे, किसी प्रोसेस के रेट को फास्ट कर दे। पहले वो जितने टाइम में होना था अब वो उससे कम टाइम में हो पाए। रेट फास्ट हो रहा है यानी कि होने का टाइम ज़्यादा कम हो रहा है धीरे धीरे। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, या छोड़ते हैं यार, कोई एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा इसका, ठीक है। मतलब तुम समझ गए हो कि कोई भी रिएक्शन का रेट फास्ट हो है यानी कि वो रिएक्शन कम टाइम में हो रहा है। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है मतलब ये हमारे ब्लड को पसंद नहीं, हमारे ब्लड को क्या पसंद है, इसकी सिंपल फॉर्म पसंद है। सिंपल फॉर्म क्या क्या होती है, शुगर होती है, अमीनो एसिड होती है और फैटी एसिड होती है। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होगा शुगर के अंदर, रिपीट करो। प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड के अंदर, रिपीट करो। और साथ ही साथ फैट्स कन्वर्ट होगा हमारा फैटी एसिड के अंदर। और यहाँ तक का इंट्रोडक्शन सारा खत्म हो गया। अब क्या पढ़ना है हमें, पूरे खाना खाने के बाद कौन कौन से ग्लैंड से वो खाना टकराता है, कौन कौन से एंजाइम्स उसके आड़े आते हैं कि भाई चल अब ये डाइजेस्ट कर, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में क्या क्या चीज़ें डाइजेस्ट होती है, वो सब कुछ हमें इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ना है। तो यार हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। और अभी तक मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी में खाना आएगा, वो खाना हमारी बॉडी को पसंद नहीं है, वो खाने को हमारी बॉडी क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी, उस फॉर्म में चेंज करेगी जिस फॉर्म में हमारी बॉडी को खाना चाहिए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होगा शुगर के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड के अंदर, और फैट्स कन्वर्ट होगा फैटी एसिड के अंदर। अब ये जो कन्वर्जन है ना, इसके ना 5 प्रोसेसेस होते हैं, मतलब पूरे 5 प्रोसेसेस है, जिसके एंड में हमारे को क्या मिल जाता है, C6H12O6 मिल जाता है। इन 5 प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। इन 5 प्रोसेसेस के एंड में हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, यानी कि C6H12O6 मिल जाएगा। बात क्लियर है। सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन का, सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन का। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जो आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को फूड के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेना इज नोन एज इंजेशन। अभी सिर्फ और सिर्फ हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो ग्लूकोज नहीं ले रहे, इसलिए इंजेशन और न्यूट्रिशन में फर्क है। तुम कहोगे यार न्यूट्रिशन भी होता है न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, और यहाँ पे इंजेशन भी है फूड को इनटेक करना। यहाँ पे इंजेशन में फूड इनटेक हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स इनटेक हो रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं इनटेक हो रही जिससे हमें एनर्जी मिलनी है। वो एनर्जी जो है इस फूड से निकाली जाएगी। उसके बाद आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, सिंपल फॉर्म के अंदर, यानी कि शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड के अंदर। उसके अब कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं। कौन कौन से करते हैं, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अब जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, जब ये तीनों के तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे, तब क्या होता है, उसको उस खाने को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है।
ठीक है। अब हमारी बॉडी के पास C6H12O6 आ चुका है। एसिमिलेशन क्या होता है, उस ग्लूकोज का अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाना। वो ग्लूकोज क्या है, अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाता है, उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। अब हमारी बॉडी के पास, हमारी बॉडी के सेल्स के पास C6H12O6 आ चुका है। और लास्ट प्रोसेस क्या होता है, इजेशन का। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जितना भी वेस्ट बचता है, उस वेस्ट को हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकाला जाता है, क्या होता है, वो सब का सब आता है इजेशन के अंदर। 5 प्रोसेसेस है हमारे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अच्छे से याद कर लेना ये 5 प्रोसेसेस को। उसके बाद ये 5 प्रोसेसेस होते कहां पर हमारी बॉडी में, ये पांचों के पांचों प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारा मुंह से खाना निकलता है, मुंह से खाना जाता है और एनएस से खाना निकलता है, ठीक है। मुंह से इनटेक हुआ और जितना भी वेस्ट था एनएस से बाहर आ गया। यानी कि इसके बीच का जितना भी पार्ट है ना, जितने भी ऑर्गन लगे होंगे हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, वो सबके सब किसके अंदर आते हैं, वो सबके सब हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, व्हाइट के ऊपर व्हाइट कैसे दिखाई देगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है हमारा माउथ, हमारा मुंह। उसके बाद आता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। नाम अभी धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे, क्या काम होता है इनका, क्या नहीं होता, बस नाम देख लो एक बारी। और ये वाला जो डायग्राम है ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी कभार तुम्हें लेबल करने को दे देंगे, डायग्राम बना के दे देंगे, लो बेटा लेबल करो, ज्यादा मेहनत मत करो। नहीं तो कभी कभार बोलेंगे बेटा बना के दिखाओ इसे, और बनाना भी आराम से एंड में सीखेंगे अच्छे से, एकदम इजीली, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद हमारी आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप के बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो किससे कनेक्ट होती है, गॉल ब्लैडर से, और पैनक्रियास से। गॉल ब्लैडर कनेक्ट होता है लीवर से। ये सब का सब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आता है, जो हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। काम क्या क्या होता है अभी आगे देखेंगे, नाम पे फोकस करो बस, और किसी इनके काम वाम पे नहीं। काम मैं तुम्हें बताऊंगा, बस ये देखो कि आता क्या क्या है, क्यों क्यों है ये नहीं, ओके, क्यों क्यों। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस। रेक्टम का भी इतना काम नहीं है, सिर्फ एनस और अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और उम्मीद है तुम्हें ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझ में आ गया होगा। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पूरा डाइजेशन होता है। हमारा पूरा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो किसके ऊपर टेक प्लेस करता है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। एलिमेंट्री कैनाल है क्या, एलिमेंट्री कैनाल इज अ मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। उम्मीद है तुम लोगों को यहां तक की कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, इन जितने भी 5 के 5 प्रोसेसेस है ना, इनको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। थोड़ा सा डीपली स्टडी करने का मेरा मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने लगे हैं इंजेशन के बारे में। अब तुमने कहा इंजेशन यार सिर्फ खाना खा लिया, इसके अंदर और क्या क्या होगा। इंजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाना खाया नहीं जाता, बहुत सारी चीजें आती है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोग हेटेरोट्रॉफ है, किसी ना किसी और ऑर्गेनिज्म को लेके आएंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी ना किसी को उठा के लेके आएंगे कि हाँ बेटा आज तेरा न्यूट्रिशन लेंगे हम लोग। अब मैं मान लो लेके आया किसी पौधे को, मैंने पौधा खा लिया कि मेरा इंजेक्शन खत्म नहीं। जब मैं पौधा खाऊंगा, कोई भी चीज़ खाऊंगा, कोई भी फूड खाऊंगा, ठीक है, वैसे तो गाय थोड़ी, मैं पौधा क्यों खाऊंगा, मैं पका के खाऊंगा, है ना, खाना खाऊंगा मैं, और क्या। लेकिन मान लो जैसे ही मैंने कोई भी खाना खाया, इंजेक्शन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। जैसे ही वो मैंने खाना खाया, मेरा इंजेक्शन स्टार्ट हो गया, मेरा इंजेक्शन स्टार्ट हो गया। अपने मुंह के अंदर खाना डालने को, अपनी बॉडी के अंदर खाना डालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंजेक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी फूड को इंटेक करती है, उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहा जाता है। अब जैसे ही मैं खाना खाऊंगा ना, वो कहाँ आएगा, मेरे मुंह के अंदर आएगा। नाक से तो कोई खाना खाता नहीं नाक से खाना खाते हैं लोग, कैसे लगेंगे, छोड़ दे। अब जैसे ही मैंने खाना खाया, वो खाना सबसे पहले आया मेरे मुंह के अंदर। मुंह के अंदर सबसे पहले उसको 2 चीजें मिलेगी, कौन कौन से, मेरे दांत और मेरी जीभ, इन्हीं दोनों से टच हुआ। अब जैसे ही मैं खाना खाऊंगा, चबाना चालू कर दूंगा, च्यू करना चालू कर दूंगा। कौन करते हैं, मेरे दांत करते हैं। ऐसा करते क्यों है। अब यार एक बात बताओ, मैंने एक सोयाबीन ली और मैं सोयाबीन खानी, सोयाबीन सबको पता है ना, तुम्हारी लैंग्वेज में पता नहीं कुछ और भी बोलते हो, सोयाबीन होती है, बड़ी बड़ी कुछ कहते हैं ना। अब मैं उसको खाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको चबाए बिना ऐसे ही निकल गया, मेरे गले में अटक नहीं जाएगी, बिल्कुल अटक जाएगी भाई, बहुत बड़ी होती है, इतनी सी होती है जितनी बड़ी होती है। कोई भी खाना अगर मैं डायरेक्ट स्वालो करने की कोशिश करूंगा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो मेरे गले में अटक जाएगा। इसलिए हमारे टीथ क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं। इतना बड़ा होता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चराइज करते हैं, ताकि वो हमारी गले में इजीली पास थ्रू हो पाए, अटके ना बीच में। सबसे पहले वो जाएगा टीथ के पास, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। हमारा जो इंजेक्शन का प्रोसेस है वो कहाँ से चालू होता है, माउथ से चालू होता है। माउथ के बाद वो खाना सबसे पहले किसको मिलता है, टीथ को मिलता है। टीथ क्या करते हैं, उस खाने को च्यू करना चालू करते हैं, और च्यू करते साथ साथ वो खाना किसके पास आ जाता है, टंग के पास आ जाता है। टंग और टीथ एक साथ ही, मतलब खाना वहीं पे है, मुंह के अंदर ही, और सबके सब चीजें मुंह के अंदर ही हुई। टंग का क्या काम है, टंग उस खाने को टेस्ट करेगा।
गंदा है, बेकार है, मिर्ची है, कम मिर्ची है, नमक है, ज़्यादा नमक है, कम नमक है, सब कुछ कौन टेस्ट करेगा? हमारी टंग टेस्ट करेगी। और टंग का सिर्फ टेस्ट करना काम नहीं होता, जब वो पूरा खाना च्यू हो जाएगा तो टंग जो है उसको पीछे गले की तरफ भी धकेलती है, हमारी ईसोफेगस की तरफ भी धकेलती है, हमारे फूड पाइप की तरफ भी धकेलती है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टंग के दो काम है, सबसे पहले वो खाने को टेस्ट करेगी और उसके बाद उस खाने को ईसोफेगस की तरफ थ्रो कर देगी। लेकिन क्या बस इतना होता है? खाना खाया, चबा लिया और टंग ने थ्रो कर दिया? नहीं, इसके बीच में एक चीज़ और होती है। वो खाना मॉइस्चराइज हो कैसे रहा, उस खाने के अंदर वो नमी कैसे आ रही है? वो नमी आती है सलाइवा की वजह से। सलाइवा सब लोग जानते हैं। सलाइवा की वजह से क्या होता है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं ना, हमारे मुंह के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये तुम मेरा माउथ देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने खाना खाया, ये खाना यहाँ पे जा रहा है, जाते साथ ही अब क्या होगा, इस माउथ के अंदर यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए खाना रहेगा, जब तक वो खाना च्यू हो रहा है, टंग टेस्ट कर रही है, मजे ले रही है, उस खाने का स्वाद ले रही है। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे? सलाइवा सेक्रेट करेंगे। है कोई ना कोई ग्लैंड, यानी कि कोई ना कोई चीज सेक्रेट करेगा, या तो हार्मोन या तो एंजाइम। हार्मोन का यहाँ पे काम नहीं है भाई, मेरे खाने की ग्रोथ में थोड़ी काम करेगा यहाँ पे कोई केमिकल, नहीं, खाने को डाइजेस्ट करना है, मेरी बॉडी को चाहिए वो खाना, है ना। तो यहाँ पर ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या निकालता है? सलाइवरी एमिलेज, जिसको हम लोग सलाइवा भी कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालता है? सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग सलाइवा भी कहते हैं। अब इस सलाइवरी एमिलेज का काम क्या होता है? जो खाना मैंने खाया है उसमें से तीन ही चीजें डाइजेस्ट करनी है मेरे को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये उस खाने के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता है, किसके अंदर? शुगर के अंदर। तीन में से एक चीज डाइजेस्ट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ कितनी बची है? दो बची है। तीन में से एक चीज डाइजेस्ट हो चुकी है, बची है सिर्फ और सिर्फ दो। अब चलो यार, माउथ के अंदर क्या हुआ कि खाना गया, च्यू हुआ, सलाइवरी एमिलेज निकला, सलाइवा निकला, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर दिया और वो खाना फिर हमारे ईसोफेगस में चला गया। इतनी बात क्लियर है? ईसोफेगस से अब ईसोफेगस में जब जाता है ना, तो क्या होता है, हमारी जो नोज है और हमारा जो मुंह है वो एक कॉमन पैसेज से कनेक्ट होता है। ये देख पा रहे हो, ये आ रही मेरी नोज, नाइजल चैम्बर, और यहाँ पर आ रहा है ये माउथ। ये दोनों के दोनों ना एक ही चीज से कनेक्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ये फेरिंग्स क्या होती है? ये कॉमन पैसेज होती है हमारे हवा के लिए और हमारे खाने के लिए। कॉमन पैसेज होती है फेरिंग्स हमारे खाने के लिए और हमारे हवा के लिए। अब ये जो फेरिंग्स आती है ना, नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक होती है हमारी ट्रैकिया और एक होती है हमारी ईसोफेगस। ट्रैकिया जिसके अंदर हवा जाएगी, ईसोफेगस जिसके अंदर खाना जाएगा। ये ट्रैकिया जाके लंग से कनेक्ट है और ये ईसोफेगस जाके हमारी स्टमक से कनेक्ट है। खाना जाएगा हमारे पेट में और हवा जाएगी हमारे लंग्स में। लेकिन आ तो खाना और हवा एक साथ ही रहे। अगर खाना लंग्स के अंदर चला गया तो क्या हो गया? हवा पेट के अंदर चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खाना लंग्स के अंदर घुस गया तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो होता क्या है, जो ये फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स के नीचे जाते जब ये डिवाइड हो रहे होते हैं तो ट्रैकिया के ऊपर ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या कह सकते हैं? फ्लैप को कैसे बोले? जैसे मान लो ये आ रही है मेरी ट्रैकिया, ये इसके ऊपर एक फ्लैप है, जैसे ही ऊपर से खाना आएगा ना, ये फ्लैप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा कि भाई नहीं, खाने तू ट्रैकिया में मत जा, तू जा सीधा ईसोफेगस में, फूड पाइप में जा, विंड पाइप में जाने की जरूरत नहीं है तेरे को। और ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी को एपिग्लॉटिस कहा जाता है। दिखाई दे रहा होगा? एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस एक ऐसी मसल होती है जो प्रिवेंट करती है फूड और ड्रिंक्स को कहाँ घुसने से? हमारी विंड पाइप में घुसने से। ठीक है, खाना आया, च्यू हुआ, सलाइवरी एमिलेज निकला, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, टंग ने टेस्ट भी कर लिया, फिर टंग ने क्या करा? उसको ईसोफेगस में थ्रो करा। ईसोफेगस में थ्रो करने से पहले वो फेरिंग्स के अंदर आएगा। फेरिंग्स क्या होती है? विंड और फूड के लिए एक कॉमन पैसेज होती है जो आगे जाके विंड पाइप और फूड पाइप में डिवाइड होती है। अब खाना चला जाता है फूड पाइप में और हवा चली जाती है विंड पाइप में। खाना हमारा विंड पाइप में ना चला जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है। अब आगे क्या होता है? ये खाना आ चुका है अब हमारा ईसोफेगस में, फूड पाइप के अंदर। ठीक है, ये हमारी क्या है? फूड पाइप है। अब ये खाना ट्रैवल कैसे करता है नीचे तक? क्या मतलब क्या चीज़ है जो इसको किक कर रही है कि हाँ भाई आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं? तो फूड अब आ चुका है हमारी ईसोफेगस में। ईसोफेगस से वो फूड जाएगा पेट के अंदर बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारी ये जो ईसोफेगस है ना, मान लो ये ईसोफेगस है, ये क्या करती है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है। इसके बीच में अगर फूड आया है तो अभी पहले मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, रिलैक्स होगी, फूड जरा सा नीचे हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर रिलैक्स होगी, फूड जरा सा और नीचे हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? दिखाई दे रहा होगा?
अब क्या होता है, ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती क्या है, जो लाइनिंग ऑफ अ कनाल यानी कि हमारे फूड पाइप की जो लाइनिंग है वो रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती जाती है, जिससे उसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट क्रिएट होती है और वो फूड पार्टिकल नीचे की ओर ट्रैवल कर पाता है। अब याद रखना ईसोफेगस के अंदर खाना किस मूवमेंट के थ्रू ट्रैवल करता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। और ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, मैम का फेवरेट कंसेप्ट, सावधान इंडिया क्वेश्चन। अब यहाँ पर इंजेक्शन खत्म हो जाता है, इसके बाद जो खाना है वो हमारे स्टमक में चला जाएगा। यहाँ पर इंजेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, खाना मुंह में आया, टीथ ने च्यू करा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सलाइवरी एमिलेस निकला, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करा, फिर वो गया हमारे फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज विंड के लिए और फूड के लिए, आगे जाके विंड पाइप और फूड पाइप में डिवाइड होती है। अभी हम लोग सिर्फ फूड की बात कर रहे हैं, फूड चला जाएगा ईसोफेगस के अंदर, विंड पाइप में नाम से उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है एपिग्लॉटिस। जैसे ही वो ईसोफेगस के अंदर आता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो जो खाना है वो हमारा चला जाएगा पेट के अंदर, स्टमक के अंदर। बात क्लियर है? अब हमारा, तुम कहोगे यार इंजेक्शन है, यहाँ पे भी हमारा, अब इंजेक्शन का प्रोसेस तो बस ये था ना कि खाने को इंटेक करना है, लेकिन डाइजेशन तो हमारा यहीं पे चालू हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारा यहीं पे डाइजेस्ट हो गया, बचे क्या, प्रोटीन और फैटी तो बचे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारा मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट हो गया, तो बचे क्या है, सिर्फ प्रोटीन और फैट्स। तो फूड रिमेन्स इन माउथ फॉर शॉर्ट टाइम, जो खाना है हमारे मुंह के अंदर बहुत छोटे समय के लिए रहता है, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट वहीं से हो जाता है। डाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो खाना है वो हमारे मुंह के अंदर बहुत कम समय के लिए रहता है। इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता। पेट के अंदर जाएगा, भाई मैं खाना खा करके आराम से लेटा पड़ा हूँ, 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए मेरे पेट के अंदर खाना पड़ा हुआ है, वो आराम से डाइजेस्ट होगा, आराम से डाइजेस्ट होगा। लेकिन हमारे मुंह के अंदर वो जो खाना है बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए है, इसलिए वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता। अब ये थोड़ी मैं 6 से 7 घंटा करता जा रहा हूँ, चबाया जा रहा हूँ, लोग पागल समझेंगे मेरे को, मुंह और दर्द हो जाएगा, है ना। तो इतनी ज्यादा देर के लिए मैं अपने मुंह में खाने नहीं रखता, इसी वजह से वहां पे डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। इंजेक्शन का प्रोसेस उम्मीद है तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोसेस की तरफ, जो है डाइजेशन का प्रोसेस। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही न्यूट्रिएंट बचे हैं, प्रोटीन्स और फैट। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, किसने करा है, सलाइवरी एमिलेस ने करा है। सलाइवरी एमिलेस कहां से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टर्निंग द फूड यू ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमने खाना खाया है उसको न्यूट्रिएंट्स के अंदर चेंज करना है, यानी कि C6H12O6 के अंदर चेंज करना, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। और हर बॉडी के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सिर्फ ये C6H12O6 हमारा ग्लूकोज। बात क्लियर है? इन्होंने थोड़ी टिपिकल डिफाइन दे रखे हैं, जो टीचर को पसंद आएगा ना तुम लिख के आना, टर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो जो हमारी बॉडी को पसंद नहीं है फूड के अंदर, उसको सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ा जाएगा। बहुत सारे एक साथ होंगे, मान लो ऐसे ये प्रोटीन बहुत सारे एक साथ है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इन प्रोटीन्स के अंदर घुसते हैं और इसको छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसको हमारी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है, हमारा ब्लड आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। बात क्लियर है? अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। हमारा इंजेक्शन किसके अंदर होता था, माउथ के अंदर। ये डाइजेशन का प्रोसेस 2 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, एक है हमारा स्टमक और एक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। इंजेक्शन के प्रोसेस के बाद जो खाना ईसोफेगस में घुसा था, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो खाना अब आ जाएगा हमारे स्टमक में, क्योंकि वो जो ईसोफेगस है वो किससे कनेक्ट होती है, हमारे स्टमक से। अब हमारे स्टमक के सरफेस पे ना क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। हमारे स्टमक के सरफेस पे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स है यानी कि कुछ ना कुछ तो सेक्रेट करेंगे, या तो हार्मोन या तो एंजाइम। हार्मोन की अभी हमें जरूरत नहीं है, क्या सेक्रेट करेंगे, एंजाइम सेक्रेट करेंगे। कौन सा एंजाइम सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। अब ये जूस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेनली 3 चीजें होती है, म्यूकस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। हमें तीनों का काम सेपरेट पढ़ना है। उस जो खाना अभी आया उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुके हैं, ये चीज़ याद रखना। सिर्फ 2 चीज़ें बची हुई, प्रोटीन और फैट्स। अब क्या होता है, पेट के अंदर जैसे ही खाना आया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर भर जाएगा, है ना, और खाना इसके अंदर मार लेगा डुबकी। और खाने को तो पता नहीं था इसके अंदर मार के डुबकी मारने के बाद क्या होगा, उसके सारे प्रोटीन्स डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, ये जो पेप्सिन है सबसे पहले उस खाने के अंदर से प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चालू करता है। कार्बोहाइड्रेट पहले हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा शुगर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है।
अब उस खाने के अंदर से प्रोटीन को डाइजेस्ट करा जाता है, किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। हमारे 2 न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो गए। दूसरी बात, ये जो पेप्सिन है ना, ये प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट कर सकता है जब इसके साथ क्या हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना दोनों के दोनों ऐसा है कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, यानी कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं तो पेप्सिन काम ही नहीं करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं तो पेप्सिन काम ही नहीं करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, पड़े रहने देगा। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है। पेप्सिन का काम तुम्हें समझ में आ गया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक और काम हो सकता है कि वो क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है हमारा। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, बेसिक साइंस। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और क्या काम होता है? जो हमारा खाना है उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये बाहर है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो चिपके रहेंगे खाने के अंदर, तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म कर देता है, टाटा बाय बाय कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन का काम तो बिल्कुल वैल्यूएबल रखा कि हाँ यार, खाने को साफ करना, उसके अंदर से बैक्टीरिया को क्लियर करना है। कार्बोहाइड्रेट पहले डाइजेस्ट हो गया था, पेप्सिन का भी काम से प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। लेकिन ये म्यूकस, जो तीसरी चीज निकली है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, उसका क्या काम है? वो म्यूकस क्या करता है? उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्टमक के आसपास एक लाइनिंग बना देता है, इनर लेयर बना देता है। ये स्टमक है ना, यहां पर क्या कर लेगा? इनर लेयर बना लेगा छोटी सी, जो इसके अंदर हमारा एसिड भरा होगा, ताकि ये जो एसिड है, ये एसिड हमारे स्टमक को इफेक्ट ना करे। क्योंकि एसिड यार स्टमक को इफेक्ट कर सकता है, भले ही डाइल्यूट है तो क्या होगा, कर सकता है ना, तो चांस नहीं ले सकते। अब यार देखो, पेट के अंदर बस इतना ही था। पेट के अंदर हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ फैट्स बचा है। अभी डाइजेशन प्रोसेस आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। इंजेशन में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, अभी आधे डाइजेशन में प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, अभी फैट्स बचा है। पेट का काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर वो पेट जो डाइजेस्टेड खाना है ना, अभी पूरा डाइजेस्टेड नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसमें प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, वो खाना दे देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब वो खाना आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तुम देख पा रहे हो ये पेट जो है वो यहाँ पर एक लाइनिंग से कनेक्ट है। रुक जाओ, कलर अच्छा लाता हूँ दिखने वाला। ये जो पेट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जिससे कनेक्ट है, ये जो पहली जो सबसे पहली चीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पेट से कनेक्ट होती है, उसको कहा जाता है ड्यूडेनम। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ड्यूडेनम के बारे में, बस ये याद रखना, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट जहां पर पेट से निकल के खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये तो है नहीं कि भाई मुंह में खाना खाया, वहां से नीचे बिल्कुल गहराई है और पेट के अंदर सीधा जाके गिर गया, नहीं, कोई ना कोई ट्यूब है ना जो कनेक्ट करती है पेट और मुंह को। ऐसे ही जो हमारा स्टमक है और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सबसे पहले जिस चीज से कनेक्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो हमारे स्टमक से कनेक्ट है वो होता है ड्यूडेनम। और हमारे स्टमक से जिस मसल के थ्रू खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसको कहा जाता है स्पिंचर। तो यहाँ पे लाइन में देख सकते हो मैंने लिख रखा है पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल, जो बता चुका हूँ। स्पिंचर का मतलब क्या होता है? स्पिंचर एक ऐसी मसल है जो उस पेट में पड़े खाने को हेल्प करेगी कि भाई जा निकल के, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में हमें तेरी जरूरत नहीं है। तो स्पिंचर क्या है? द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचर मसल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्पिंचर मसल क्या करती है? हमारे पेट की जो भी हमारा डाइजेस्टेड खाना हमारे पेट के अंदर पड़ा हुआ है वो निकाल करके दे देती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक ऐसा खाना आ चुका है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट है, जिसके अंदर प्रोटीन भी डाइजेस्ट है। बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ फैट्स बचा है। फैट्स डाइजेस्ट करना बचा, बाकी दोनों चीजें डाइजेस्ट हो चुकी है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कनेक्टेड होती है हमारे गॉल ब्लैडर से। ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर और ये रहा हमारा पैनक्रियास। ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कनेक्ट होती है हमारी गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियास से। बस इतना चीज याद रखना, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तीन चीजों से कनेक्ट होती है, स्टमक से, गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियास से। स्टमक ने खाना दे दिया, अब गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास क्या करेंगे? इसको एंजाइम्स देंगे। अभी आगे पढ़ते हैं कौन से एंजाइम देंगे। डाइजेशन की अभी तक कहानी समझ में आई, फिर दोबारा रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद मुंह में आया, उसको च्यू करा, उसको मॉइस्चराइज करा, किसने करा? सलाइवरी एमिलेज ने करा, उसको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करा, फिर आया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से आया स्टमक में, स्टमक ने क्या करा? गैस्ट्रिक जूस निकाला, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने, जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उन्होंने गैस्ट्रिक जूस निकाला। गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ जो खाना है उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है
और जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमारे पेट से जो डाइजेस्टेड खाना है जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो स्पिंचर मसल के थ्रू आ जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड है, गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियास से। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ये रहा हमारा लीवर। अब यहाँ पे मैंने पेट गायब कर दिया क्योंकि पेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में और पैनक्रियास के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर अब वो खाना आ चुका है, मान लेते हैं यहाँ पर वो खाना पड़ा हुआ है। रुक जाओ, अच्छे कलर से बनाता हूँ, रेड कलर का। आज मैंने लाल मिर्ची से भरा खाना खाया है तो वो रेड कलर का खाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है जिसमें ये खाना आया है स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसको कहा जाता है ड्यूडेनम। तुम नीचे भी देख सकते हो, या भी थोड़ी देर बाद देखेंगे वो। सबसे पहले क्या होता है, हमारा लीवर है। लीवर क्या सेक्रेट करता है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस, लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। लीवर भी हमारा क्या है, एक ग्लैंड है। और लीवर हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज नोन एज लीवर। हमारा लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ग्लैंड कोई भी ऐसा मसल जो या कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कुछ ना कुछ सेक्रेट करे, कोई ना कोई केमिकल सेक्रेट करे, ठीक है। अब लीवर क्या सेक्रेट कर रहा है, यहाँ पर बाइल जूस सेक्रेट कर रहा है। लीवर क्या करता है, यहाँ पर अपने अंदर बाइल जूस सेक्रेट कर देगा। अब लीवर क्या करेगा, वो स्टोर करने के लिए दे देगा इस गॉल ब्लैडर को कि भाई मैं बाइल जूस को भाई मैंने पैदा तो कर दिया, तू संभाल, मैं नहीं संभाल रहा, मेरे बस की नहीं है। लीवर ने बाइल जूस रखने के लिए दे दिया गॉल ब्लैडर को। अब ये बाइल जूस होता क्या है, करता क्या है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। लीवर ने वो बाइल जूस रखने के लिए दे दिया गॉल ब्लैडर को। अब क्या होगा, तुम देख पाते हो लीवर सेक्रेट बाइल जूस स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस होता क्या है, एक ग्रीनिश येलोइश लिक्विड होता है, एक ग्रीन कलर का थोड़ा ग्रीनिश येलो से होता है। ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। हमारा ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये जो यहाँ पे बाइल जूस आया है ये कैसा होता है, नेचर के अंदर बेसिक होता है। एसिड बेसिस की तो कहानी क्लियर है ना तुम्हें। एसिड बेसिस की कहानी क्या होती है, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तुम अभी के लिए ऐसा मान लो कि एसिड कोई भी ऐसा केमिकल जो टेस्ट में क्या हो, बेसिस तो बिटर होते हैं, सॉर इन टेस्ट हो, हाँ एसिड सॉर इन टेस्ट हो और बेसिस बिटर इन टेस्ट हो, ठीक है। कोई भी ऐसा केमिकल जो बिटर इन टेस्ट हो वो हमारा बेस है, और एसिड कोई भी ऐसा केमिकल जो सॉर इन टेस्ट हो, खट्टा हो टेस्ट में। एसिड खट्टे होते हैं और बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो ये जो है हमारा बेस आ चुका है यहाँ पे, जो हमारा क्या है बाइल जूस। कहाँ स्टोर हो रखा है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रखा है। अब ये जो बाइल जूस है ना, ये करता क्या है, फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को भी डाइजेस्ट कर देता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स तो पहले हो चुके थे, अब आखिरी बचा क्या है हमारा, फैट बचा है। लेकिन तुम कहोगे यार गॉल ब्लैडर के पास तो खाना ही नहीं है। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, गॉल ब्लैडर के पास तो खाना ही नहीं है, डाइजेस्ट क्या करेगा, एंजाइम तो ला करके रख लिया अपने पास, खाना ही नहीं है। तो वो क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर कनेक्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू बाइल डक्ट। थ्रू बाइल डक्ट बाइल जूस एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पड़ा हुआ था जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो रखे थे। अब जो खाना पड़ा हुआ है उसके अंदर फैट को डाइजेस्ट करना है। लीवर ने निकाला बाइल जूस रखने के लिए दे दिया गॉल ब्लैडर को, क्योंकि लीवर तो कनेक्ट है नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन से, गॉल ब्लैडर कनेक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से। गॉल ब्लैडर के पास बाइल जूस आया, उन्हें दे दिया बाइल डक्ट के थ्रू किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जैसे ही वो खाना आया, खाने के ऊपर आया बाइल जूस, बाइल जूस ने क्या कर दिया, फैट को डाइजेस्ट कर दिया उस खाने के अंदर से। बात क्लियर है। यहां से बाइल जूस बना, बाइल जूस निकला यहाँ पे, आया यहाँ पे, रखा गया यहाँ पे, और फिर आ गया वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तीन कनेक्टिविटी है यहाँ पे, लीवर कनेक्टेड होता है गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खाना पड़ा हुआ है जो किसने दिया था, उसको स्टमक ने दिया था, जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट है, और अब उसके अंदर से फैट्स भी डाइजेस्ट हो चुके हैं। फैट्स भी डाइजेस्ट हो चुके हैं, तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट्स भी और प्रोटीन्स भी। अमीनो एसिड आ चुका है हमारे पास, फैटी एसिड आ चुका है, और क्या आ चुका है, शुगर आ चुका है उस खाने के अंदर। अब जैसे इसके ऊपर बाइल जूस आया, मैंने तुम्हें बताया बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, है ना, थोड़ा सा बेसिक होता है। अब क्या होता है, ये जो खाने का भी नेचर हो गया ना, बेसिक हो गया। अब तुम कहोगे यार तीनों न्यूट्रिएंट तो डाइजेस्ट हो गए, तो ये पैनक्रियास के बारे में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा बताता हूँ। ये पैनक्रियास जो है ना, एक और एंजाइम सेक्रेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियास जो है एक और एंजाइम सेक्रेट करता है जिसको कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन यार अब क्या हमें डाइजेस्ट करना है, सब कुछ तो हो चुका है, इतने सारे जूसेस आ गए, इतने सारे हार्मोन्स आ गए, सबके हार्मोन्स कह रहा हूं, एंजाइम्स आ गए, सबके नाम याद करने, किस किस का करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
अभी जब रिकैप करेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। ये पैनक्रियाज भी जो है ना किसी ना किसी डक्ट के थ्रू इस स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। अब ये जो खाना है इसके अंदर तीनों न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट है। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या सेक्रेट होता है, 3 चीज़ें होती है। पैनक्रियास ने क्या निकाला, पैनक्रियाटिक जूस, जो 3 चीज़ें कंटेन करता है, पैनक्रियाटिक एमिलेस, लाइपेस और ट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक एमिलेस, लाइपेस और ट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक एमिलेस क्या करता है, उस खाने के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स मुंह के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, बच गया था, एमलिसिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता है, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता है। यानी अब यहाँ पे खाना बना हुआ है, मतलब पड़ा हुआ है, जिसके अंदर तीनों न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो चुके हैं, पर जितना थोड़ा बहुत रह गया होगा ना, थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, उसकी कसर पूरी कर देता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसको कौन सेक्रेट कर रहा है, पैनक्रियास सेक्रेट कर रहा है। बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता है पैनक्रियाटिक एमिलेस, स्टार्टिंग में करा था सलाइवरी एमिलेस ने। बचे हुए फैट को डाइजेस्ट कर देता है लाइपेस, बाकी का फैट डाइजेस्ट करा था हमारे बाइल जूस ने। और बचे हुए प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है ट्रिप्सिन। पहले का जो प्रोटीन डाइजेस्ट था किसने करा था, पेप्सिन ने करा था हमारे पेट के अंदर, ठीक है। अब कभी कभार ना तुमसे ना पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एसिड की प्रेजेंस में, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला था, एसिड एक्टिवेट करता है पेप्सिन को कि तू जा भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट कर। लेकिन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ है, बाइल जूस, यानी कि यहाँ का नेचर बेसिक है और इसी के ऊपर पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। यानी कि जो ट्रिप्सिन है ना, वो प्रोटीन को किस नेचर में डाइजेस्ट करता है, बेसिक नेचर में। डाइजेस्ट प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जो पेप्सिन है वो हमारा एसिड की प्रेजेंस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो ट्रिप्सिन है हमारा वो बेस की प्रेजेंस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब आखिरी चीज यहाँ पे देखो, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस कम इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अंदर आ जाते हैं फॉर कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, हमारे खाने के अंदर से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों डाइजेस्ट हो चुके हैं। किस किस ने करे, कैसे कैसे करे, सब हमने पढ़ लिया है। और साथ ही साथ अब वो तीनों चीजें मिलके, शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, तीनों मिलके हमारा क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, जो आगे जाके हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन का काम करेगा। लेकिन अभी तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी एनर्जी बनाएगी, एनर्जी तो हमारे सेल्स बनाएंगे, हमारी बॉडी को चाहिए। अब इसके बाद होता है डाइजेशन, यहाँ पे कंप्लीट, डाइजेशन इधर जाके कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत किन्हीं जगहों पे ना स्मॉल इंटेस्टाइन का भी दिया होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करता है, लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इतना जरूरी नहीं है, सीबीएसई बोर्ड से इतने क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक इंटेस्टिनल जूस भी निकाल देता है जो कंप्लीट डाइजेशन कर देता है, बस इतना नहीं है। ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ डाइजेस्ट करता है, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन डाइजेस्ट करता है या कार्बोहाइड्रेट या फैट, नहीं, सिर्फ एक इंटेस्टिनल जूस नाम का एंजाइम निकालता है जो कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक, यहाँ तक का इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले मुंह के अंदर खाना आया, मुंह के अंदर सलाइवरी एमिलेस मिला, माउथ ने च्यू, जो टीथ थे उन्होंने च्यू करा, टंग ने टेस्ट करा, सलाइवरी एमिलेस ने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा, फिर टंग ने क्या करा, उसको ईसोफेगस में फेंक दिया, ईसोफेगस से खाना आया हमारे पेट के अंदर था पेप्सिन, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ ही साथ वहाँ पे म्यूकस भी था। म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है। ये तीनों के तीनों चीज़ें मिलकर बना देते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो सेक्रेट हमारे पेट के अंदर कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड करता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो हमारी स्पिंचर मसल है वो हमारे स्टमक से उस खाने को दे देती है हमारे ड्यूडेनम में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले हिस्से में। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो ड्यूडेनम है किससे कनेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर से और हमारे पैनक्रियास से। गॉल ब्लैडर कनेक्ट है लीवर से, लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस, बाइल जूस इज अ ग्रीनिश येलोइश लिक्विड जो क्या बेसिक होता है नेचर में, और क्या डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट मुंह के अंदर, प्रोटीन पेट के अंदर और फैट्स ड्यूडेनम के अंदर। तीनों चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी है। और लास्ट में हमारे पास बचता है पैनक्रियाटिक जूस जो सेक्रेट करता है पैनक्रियास, जो क्या क्या कंटेन करता है, पैनक्रियाटिक एमिलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। सबसे पहले पैनक्रियाटिक एमिलेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और लाइपेस जो है जो बचा हुआ जितना भी फैट है उन सबको डाइजेस्ट कर देता है। यानी कि ये जो काम है ना, ये मतलब एंड में आया कि हाँ भाई अब मैं खत्म ही करके जाऊँगा, पूरा एंड गेम खेलने आया, ठीक है। और ड्यूडेनम में हमारा कंप्लीट डाइजेशन खत्म हो जाता है। अब इंजेक्शन डाइजेशन खत्म, अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, अब ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके अंदर वो खाना दौड़ रहा है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ना छोटे से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं विली। विली ये वो क्या कहते हैं, गाड़ी वाली विली नहीं है, इसका नाम है विली। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके सरफेस पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर पे। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके स्ट्रक्चर पे ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा विली लाइक, थोड़ा सा फिंगर लाइक, क्यों, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द विली इन अ वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड।
अब मान लो ये मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फूड जा रहा है, फूड पास हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगी, विली होगी। विली क्या करेगी, इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी, इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर ये जो फूड जो है किसको दे देगी, ब्लड को दे देगी। और इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन है क्या, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन क्या है, उस डाइजेस्टेड फूड की मूवमेंट है। अब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, अब मैं उसको डाइजेस्टेड फूड बोलूंगा। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी मूवमेंट को क्या करता है, विली अपने वॉल से एब्जॉर्ब कर लेता है और किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। उस डाइजेस्टेड फूड को किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। ये विली है क्या, विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर होती है। बात क्लियर है। तुमसे कभी कभार ना क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो विली है ये फिंगर लाइक क्यों होती है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, ऊपर का फिंगर लाइक होने का क्या कारण है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे को मैं दो सरफेस दे देता हूं, एक फिंगर लाइक और एक ऐसा थोड़ा नुकीला सा। सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है। मैं दो स्पॉन्ज ले लूं, एक को यूं, स्पॉन्ज नहीं, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और, हाँ मिट्टी ले लेते हैं। मैंने एक मिट्टी का पहाड़ बनाया यूं करके और एक मिट्टी का पहाड़ बनाया यूं करके। मैं दोनों के ऊपर पानी डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो पानी ज्यादा ये वाला एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ऊपर का कम है थोड़ा सा, है ना। तो ये जो इसकी ऐसे शेप होती है ना फिंगर लाइक, किस वजह से होती है, ताकि ये ज्यादा खाने को एब्जॉर्ब कर पाए। इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होती है, फिंगर शेप स्ट्रक्चर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस पे क्या होती है, विली होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग विली कहते हैं। वो विली करती क्या है, जो खाना हमारी डाइजेस्टेड फूड जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकाल के किसको दे देगी, ब्लड को दे देगी। अब वो खाना हमारे ब्लड के पास आ चुका है, अब वो खाना एब्जॉर्ब्ड फूड हो चुका है। डाइजेस्टेड फूड से क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब फूड, जिसको हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो एब्जॉर्ब फूड हमारे अलग अलग सेल्स के पास चला जाता है और इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन यहीं पे खत्म है, एब्जॉर्प्शन इससे ज्यादा नहीं है, पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। एसिमिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल इनटू द सेल ऑफ द बॉडी। जो हमने खाना खाया था, अब वो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करते हुए एब्जॉर्ब हो चुका है, हमारे ब्लड के अंदर आ चुका है। अब वो खाना अलग अलग बॉडी सेल तक चला जाएगा एनर्जी बनाने के लिए। अभी एनर्जी बनी नहीं है। ये जो C6H12 है, C6H12O6 है, हमारा जो ग्लूकोज है, अब वो हमारे सेल्स तक पहुंच चुका है। हमारे सेल को, अब हमारे सेल के पास ग्लूकोज है और वो इतने कैपेबल है कि वो एनर्जी बना सकते हैं। उनके पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी आ चुका है और यहीं पर न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर उस सेल को बस इतना मतलब था कि हाँ भाई मेरे पास आ गया सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट आ गया, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन एक लास्ट प्रोसेस और आता है, वो है हमारा ईजेशन का। थोड़ा सा मतलब न्यूट्रिशन से तो साइड हटके है, लेकिन इसको उसी में काउंट करेंगे कि पूरा ही उसी के अंदर आता है। ईजेशन होता क्या है, जितना भी अब इस प्रोसेस के दौरान वेस्ट बचा है जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं थी, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ईजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज डिफेक्शन। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, याद रखना। हम लोग ईजेशन की प्रोसेस को डिफेक्शन का प्रोसेस भी कहते हैं। तो ईजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हमारी बॉडी को नहीं हो पाया, क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर देती है, एनस के थ्रू उसे बाहर निकाल देती है। द फैकल मैटर जिसकी हमें जरूरत नहीं है, खराब खाना जितना भी है वो क्या होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट के अंदर स्टोर किया जाता है और रेक्टम से होता हुआ वो हमारी एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है। यहाँ पर खाना गया, उस खाने को अपनी बॉडी के हिसाब से ढाला गया, बॉडी ने उस खाने को डाइजेस्ट करके अपने पास एब्जॉर्ब भी कर लिया, अलग अलग सेल्स ने अपने पास उस खाने को रख भी लिया और जितना वेस्ट था उस खाने को बाहर भी निकाल दिया। और इसी पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे सेल्स के पास अब क्या आ चुका है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज आ चुका है। क्या बात क्लियर है। और न्यूट्रिशन प्रोसेस ही तो यही होता है कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी के पास उस सोर्स ऑफ एनर्जी का आना क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। उस सोर्स ऑफ एनर्जी का आना जिससे हमारी सेल्स जो है वो एनर्जी बना पाए। अब मेरी बात समझने की कोशिश है, यहाँ पे तुम्हारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पूरा खत्म हो चुका है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। एक तुम्हें जनरल लाइफ का क्वेश्चन बताता हूँ। तुमको कभी एसिडिटी होती होगी ना, एसिडिटी के टाइम पे क्या होता है, तुम्हारे को ना भूख भी लगती है, मतलब कुछ खाने का मन नहीं लगता इतना, क्योंकि वो खाना ना बहुत जल्दी पचता है, पेट में दर्द होने लग जाता है। तो एसिडिटी क्या होता है, बेसमय खाना खाने की वजह से होता है। जब मैं बिना टाइम के खाना खा रहा हूँ, मेरा कोई रूटीन नहीं है,
तो जब जब मैं खाना खाऊंगा तब मेरे पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस निकालेंगे जिनके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब जब मैं बार बार बिना समय खाना खाता रहता हूँ ना, तो मेरे गैस्ट्रिक ग्लैंड को बार बार वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना पड़ता है गैस्ट्रिक जूस के थ्रू, ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो। अब बार बार वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालने के चक्कर में हमारा पेट हो जाता है पागल, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही निकाल देता है कि भाई तू बार बार खाना खाया जा रहा है, तेरा कोई रूटीन नहीं है, मेरे पास कोई टाइम नहीं है वो गैस्ट्रिक जूस निकालने का, तो मैं हमेशा ही निकालता रहूँगा। तो जब भी हम लोग बेसमय खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, निकलना बढ़ जाता है, हमारे पेट के अंदर एसिड की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब हमारे पेट के अंदर एसिड बढ़ जाएगा तो हमारा खाना जल्दी 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 डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा, हमारा खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा। और जब खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसीलिए ना उसी समय पे हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, तो हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। फिर तुम्हें सलाह दी जाती है इनो पीने की। किस किसने पिया, बड़ा सवाल लगता है, मैं तो ऐसे पी लेता हूँ, है ना। इनो क्या करता है, इनो होता है बेसिक नेचर में, इनो होता है बेसिक नेचर में। अब जरूरी नहीं है कि जरूरी ही नहीं कि कड़वा ही हो, है बेसिक नेचर में, उसको बस थोड़ा ऑल्टर करके थोड़ा सा स्वाद बनाया जाता है ताकि बंदा पी पाए। अब कड़वा ही रख देंगे तो कोई पिएगा क्यों, है ना। होता है नेचर में बेसिक है, क्योंकि एसिड बेस की प्रॉपर्टी सिर्फ यही नहीं होती कि वो कड़वे और खट्टे होते हैं, और भी प्रॉपर्टीज होती है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आराम से पढ़ेंगे तुम्हारे सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री के, ठीक है। अब वो जो हमारा इनो है वो होता है बेसिक नेचर में, जैसे ही हम लोग उसको खाते हैं हमारा बेस और एसिड मिलके पानी के अंदर और पेट के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए हमारा जो एसिडिटी ठीक हो जाती है। बात क्लियर है, अच्छा फैक्ट है ना, मेरे को भी नहीं पता था, अब पता लग गया। अब इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिस भी बच्चे को मैथ्स पढ़नी है, जाओ अभी याद से चैनल विजिट करो, शिवम भैया ने बहुत ही अच्छी वीडियो डाल रखी है मैथ्स की, एकदम डेडिकेटेड कंटेंट है, बिल्कुल डीपली समझा रखी है मैथ्स के हर एक कंसेप्ट 9th और 10th क्लास के। और तुम यहाँ तक हमसे पढ़ने के लिए आए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा वाला थैंक यू। दिल ले जाओ, दिल थोड़ा सही से नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है।